नमस्कार साथियों, बात करते हम वोकेशनल कोर्स डेयरी मैनेजमेंट यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम डेयरी प्रबंधन की। इससे पहले इसके हम लोग 6 एक्सपेरिमेंट यानी 6 प्रयोग को वीडियो अपलोड कर चुके हैं और वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 7, डेयरी उपकरण और उपयोगिता। हम ये देखेंगे कि डेयरी जो प्रबंधन होता है उसमें कौन कौन से उपकरणों की आवश्यकता होती है और उनकी क्या क्या उपयोगिता है। इस प्रैक्टिकल में आज हम उन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए वीडियो लेकर आते रहें। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत के लिए सिर्फ आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम चलते हैं डेयरी उपकरणों और उपयोगिता की ओर। दूध का शीतलन और अवशीतलन के लिए क्या क्या उपकरणों की आवश्यकता होती है। तो दूध को तौलने नापने के उपकरण, दूध को इकट्ठा करने के उपकरण, दूध के डिब्बे को धोने के उपकरण, दूध पंप, सतही प्लेट शीतक, प्रशीतन इकाई, शीतगृह यानी कोल्ड रूम और मिल्क टेस्टिंग यूनिट, साथ में अदर एसेंशियल इक्विपमेंट। बात करते हैं दूध को अवशीतित करने की विधियां, जिसमें प्रमुख रूप से प्रयोग की जाने वाली विधियां निम्नलिखित हैं। मशीन द्वारा गाय का दूध निकालकर बंद नलियों द्वारा रेफ्रिजरेटर प्लांट में ठंडा करके बंद नलियों द्वारा ही इसे भंडारण टैंक में भेजा जाता है। ये दूध भंडारण टैंक तक पहुंचने में खुले वातावरण के संपर्क में नहीं आता है और इससे सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बहुत कम होती है। सेकंड कंडीशन है आइस चैम्बर इंसुलेटेड का प्रयोग भी किया जा सकता है। ताप अवरोधक टैंकों के ठंडे पानी में दूध के डिब्बों को डुबोकर भी ठंडा कर सकते हैं। रूट फ्रीज़र विधि के द्वारा भी उनको ठंडा किया जा सकता है। साथ में अवशीतित पानी द्वारा भी ठंडा कर सकते हैं और हवा से ठंडी होने वाली इकाई के प्रयोग करके दूध में डूबने वाली शीतक का प्रयोग करके डिब्बों को दूध में ठंडा करना चाहिए। अगली कंडीशन है ट्यूब युक्त सतही शीतक। इस सतह शीतक का एक कक्ष में ठंडे पानी की नलियां लगी होती है और इस कक्ष में दूध प्रवाहित किया जाता है जो नलियों में से बहने वाली अशीतित जल या वाइन के संपर्क में आकर ठंडा होता है। ब्राइन लिखना है यहाँ पर, ब्राइन के संपर्क में आकर ठंडा होता है। प्लेट शीतक से भी इसको ठंडा किया जा सकता है। उसके बाद कैबिनेट शीतक होता है। उसके बाद आता है डेयरी चबूतरे पर दूध प्राप्त करना। डेयरी संयंत्र यानी डेयरी प्लांट में प्लेटफॉर्म पर दूध के डिब्बों में या टैंकर्स में लाया जाता है। मिल्क अनलोडिंग, दूध उतारना। दूध के डिब्बों को ट्रक या टेम्पो आदि से वाहन में उतारने के लिए आपके पास में प्लेटफॉर्म और सुविधा होना चाहिए। दूसरा ग्रेडिंग, श्रेणीकरण। दूध का मूल्य भुगतान हेतु दूध के गुणों के आधार विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है। दूध को श्रेणीकरण प्लेटफॉर्म पर परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। जैसे दूध टैंकर्स में आने वाले दूध का तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम होना चाहिए। इसके अब सुवास का पता लगाने के लिए दूध को कमरे के ताप पर गर्म कर ले तथा सूंघें। गंध का पता लगा सकते हैं। दूध के स्वरूप देखकर यदि सुवास और स्वरूप उचित हो तो दूध को आगे के परीक्षणों के लिए सैंपल बोतल में लेकर टैंकर्स को खाली कर लेना चाहिए। उसके बाद होती है मिल्क की टेस्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मिल्क की टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद में काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म टेस्ट, प्लेटफॉर्म पर भी टेस्ट किया। जैसे दूध आपने प्लेटफॉर्म पर उतारा तो वहाँ प्लेटफॉर्म टेस्ट होता है। एक होता है ज्ञानेंद्रिय सुग्राही टेस्ट, मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है वो सुग्राही मतलब उससे टेस्ट होता है। तो इन्हें सेंसर या जल्दी होने वाले परीक्षण भी कहा जा सकता है क्योंकि ये जल्द संपूर्ण है। इस वर्ग में आने वाले परीक्षण में फ्लेवर, ठीक है, अपीयरेंसी, टेम्परेचर, उसके सेडमेंट तथा अम्ल प्रतिशतता होती है। यह परीक्षण दूध को देखकर, छूकर या सूंघकर किया जा सकता है। उसके बाद प्रयोगशाला परीक्षण ये होता है लैक्टोमीटर के द्वारा, जिसमें वसा प्रतिशत आदि का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद दूध को तौलने के लिए आपको वेइंग बॉक्स चाहिएगा। दूध का पूर्व तापमान करना है। दूध को छानना तथा स्वच्छीकरण करने के लिए क्या करें कि दूध में से भूल आदि दूर उद्देश्य 35 से 40 डिग्री तापमान तक गर्म करके उसे छाना जाता है। उसके बाद फिल्टर करने के लिए एक आपके पास में फ़िल्टर होना चाहिए, यानी कि
छन्ना होना चाहिए। छिद्र इतने छोटे होने चाहिए कि छोटे छोटे धूल के कण भी पार न जा सकें तथा छन्ने के ऊपर ही रुक जाए। कपड़ा या पेड़ का सहारा लिया जा सकता है। छनते हुए बिना छने दूध को अलग अलग करके अच्छा प्रबंधन होना चाहिए तथा छने हुए दूध को बिना छना दूध ना मिलाएं। उसके बाद में होता है उसमें स्वच्छीकरण। स्वच्छीकरण के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है जिसे स्वच्छीकारक कहा जाता है। ये रूप या रचनाकर में सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर की तरह कार्य करती हैं। दोनों में कुछ भिन्नताएं निम्नलिखित होती है। स्वच्छीकारक में केवल एक निकास द्वारा होता है जबकि पृथक्करण द्वारा दो निकास द्वारा किया जाता है। स्वच्छकारक में के बाउल की डिस्कस का व्यास छोटा होता है जिसमें सेडिमेंट स्लाइम्स के एकत्रीकरण के लिए बाउल की परिधि पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध होता है। उसके बाद किया जाता है दूध का समांगीकरण। दूध को यदि किसी बर्तन में बिना हिलाए रख दिया जाए और उस उपस्थित वसा ऊपरी सतह पर क्रीम के रूप में एकत्र हो जाए तो इसमें सेपरेटा दूध गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण नीचे बैठ जाता है और वसा कणों का आकार बढ़ने के साथ साथ वसा की ऊपरी सतह पर एकत्र होने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। उसके बाद होता है समांगीकरण यंत्र की भी आवश्यकता होती है। समांगीकरण यंत्र के बाद में दुग्ध आपूर्ति को सुरक्षित करना। दुग्ध की स्वच्छता उसमें बाह्य पदार्थों की अनुपस्थिति को दर्शाते हैं जबकि दुग्ध सुरक्षितीकरण का अर्थ है दूध को व्यधिजनक जीवाणुओं से मुक्त करना। यह आवश्यक नहीं है कि साफ व स्वच्छ दूध उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित भी होगा परंतु सेफ मिल्क दूध हमेशा साफ व स्वच्छ ही होना चाहिए। मानव उपभोग के लिए दूध हमेशा साफ स्वच्छ तथा सुरक्षित होना चाहिए। दूध को सुरक्षित रखने की दो विधियां हैं। स्वच्छ उत्पादन और स्वच्छतापूर्वक रखरखाव के लिए मतलब उसके लिए आपको क्या करना कि दूध का उत्पादन बिल्कुल स्वस्थ पशुओं के स्वच्छतापूर्वक कराया जाए। दूध के संबंधित कार्य में लगे व्यक्ति पूर्णतः साफ स्वच्छ हो। दूध के बर्तन धोने और प्रसंस्करण में निर्जमीकरण पानी का प्रयोग किया जाए। मक्खियों आदि का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। उसके बाद किया जाता है दुग्ध का पास्तुरीकरण। दुग्ध को साफ व स्वच्छ करके एक निश्चित ताप पर उतने ही समय के लिए रख दें। उसमें उपस्थित सभी व्यधिकारक जीवाणु समाप्त हो जाने चाहिए जिससे दूध का पास्तुरीकरण कहते हैं। ठीक है। और दूध का पास्तुरीकरण के बाद में किसने दी थी तो लउश पास्टर ने इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद किया जाता है तो दूध का सेटेनाइजेशन किया जाता है। सेटेनाइजेशन होता है दूध का और दूध का सेटेनाइजेशन पास्तुरीकरण के बाद में होता है। उसके बाद में दूध का अपरजाइजेशन होता है। अपराइजेशन होता है तो इसमें अल्ट्रा पास्चुराइजेशन विधि का छोटा नाम है। इस विधि में दूध को सीधा भाप द्वारा 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 1 सेकंड के लिए या इससे भी कम समय के लिए गर्म किया जाता है। यहाँ एक सतत विधि है। इसका आविष्कार तथा प्रथम प्रयोग स्विट्जरलैंड में हुआ था। यह पदार्थ को उच्च ताप पर उपचार देने की विधि है। इस विधि द्वारा पदार्थ निर्जमीकरण हो जाता है। उसके बाद में दूध का बैक्टोफ्यूगेशन होता है। बैक्टोफ्यूगेशन में सूक्ष्म जीवाणु का अपेक्षित घनत्व 1.01 से 1.13 होता है अतः मखानिया दूध के अपेक्षा घनत्व 1.036 से 1.040 अंतर के कारण दूध का अपकंदन कर उसमें उपस्थित 99% जीवाणुओं को दूध से पृथक कर दिया जाता है। उसके बाद होता है दूध का निर्जमीकरण। निर्जमीकरण भी एक मेथड के द्वारा किया जाता है और उपकरणों के द्वारा इसको किया जाता है। तो निर्जमीकरण में क्या होता है वह दूध जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान पर उतने ही समय के लिए गर्म किया जाए कि सामान्य ताप पर कम से कम 7 दिन तक उपभोग करने के लिए उपयुक्त अवस्था में रखा जा सके। इसे निर्जमीकरण दूध का निर्जमीकरण कहलाता है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं निर्जमीकरण कहते हैं जिसमें उसमें जीवाणुओं की ग्रोथ जो होती है वह रुक जाती है। तो इसमें हमने देखा कि कुछ विधि और आवश्यक उपकरण जो कि दुग्ध डेयरी में प्रयोग किए जाते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है जो वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया गया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।